Assalamu alaikum and welcome to Health Talk, a series of breast cancer awareness. Do you know there are various risk factors like age, body mass index, marital status, parity, oral contraceptives, breastfeeding, physical activity, menopausal, and a lot. They are associated with the increased risk of breast cancer in Pakistani women. So, to talk on this, today we are honored to have Dr. Saira Zafar. She is the consultant oncologist in Peenam Cancer Hospital, Faisalabad. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताएं कि कौन से ऐसे इफेक्टिव मेथड्स हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन और इसमें अर्ली डिटेक्शन का क्या रोल है? देखिए, हर कैंसर ब्रेस्ट यानी कि स्पेसिफिक नहीं है। हर कैंसर में जो स्टेज 1-2 का प्रोग्नोसिस है, उसमें पेशेंट की क्योरेबिलिटी की जो है वो ग्रेटर देन 90% है। पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट ऐसे ही लाइफ गुजारता है जैसे नॉर्मल हम सब गुजार रहे होते हैं। उनका सर्वाइवल रेट, उनका यानी कि सारा वो अच्छा होता है। और ब्रेस्ट में आजकल जैसे कि अक्टूबर के लिहाज से हमारी ये कैंपेन भी चल रही है कि हमने इसको अर्ली पिक करना। होने से हम नहीं रोक सकते, हमें कोई डेफिनेटिव तो रिस्क फैक्टर नहीं पता या कोई काज नहीं पता कि ये होगी तो इसके साथ ब्रेस्ट कैंसर है। रिस्क फैक्टर्स है, उन रिस्क फैक्टर से हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, और इसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये दो यानी कि जो मेथड्स हैं, इन्हीं से ही हम जो ब्रेस्ट कैंसर की क्योरेबिलिटी और डेथ रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे जो मेन है कि जैसे हम पाकिस्तान में और जिस माशरे में और जो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें हर पेशेंट के पास हॉस्पिटल जाने की और डॉक्टर को चेक कराने की फैसिलिटी नहीं है। तो इसमें मेन जो है रोल वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का है कि हम अर्ली पिक करने में, जो अर्ली डिटेक्शन में, उसमें मेन रोल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, कि जो भी खातून जिसे मेंसेस स्टार्ट हो गए 12 टू 14 15 या जितनी भी एज है, उसने अपनी ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करना है। उसमें ये है कि जैसे आप 12 से 13 साल की बच्ची है, उसको आपने ये सिखा देना कि बेटा आपने हर माह जो है मेंसेस से आफ्टर 2-3 डेज, जब आप फारिग हो जाती हैं मेंसेस से, तो अपनी ब्रेस्ट को मिरर के सामने खड़े होके देखना है कि उसकी शेप, स्ट्रक्चर, उसकी स्किन, कोई वूंड, निपल और सारा कुछ उसको अच्छी तरह देखने के बाद फिर पल्पेशन करनी है। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी, एटलीस्ट आपको अपनी यानी कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पता होगा। जब आप हर मंथ में चेक करेंगी तो उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आएगी तो आप उसे अर्ली पिक कर लेंगी। जो फिर 20 साल के बाद यानी कि आपने डॉक्टर से मिलना है। ये तो आपका है कि आपने मंथली घर में चेकअप की ऐसे रूटीन बनानी है। फिर 20 से लेके 40 साल तक आपने हर 3-3 साल के बाद डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाना ज़रूरी है। ये उन खवातीन के लिए है जिनको कोई मसला नहीं है, लेकिन ये उन्होंने लाजमी करना है। 40 ईयर्स के बाद उन्हें सालाना बेसिस पे अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मसला है तो आपने चाहे 2 माह हो गए चेक करवाए हुए, तो फिर भी आपने डॉक्टर से मिलना है। दूसरा जो मेथड है कि आपने डॉक्टर के पास जाके, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई लम्प फील हो रहा है, कोई ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आती है, निपल अंदर धंस गई या निपल में से ब्लड आ रहा है, बगल में गिल्टी है, कोई भी साइन सिम्टम्स है, ये लालगी है, सुर्खी है, ठीक है, फुलनेस सी फील हो रही है आपको, ऐसा कोई भी मसला, तो आपने एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके तो टेस्ट वगैरह करवाने ज़रूरी हैं। और जो भी यानी कि 30 ईयर्स से 35 ईयर्स से बिलो हैं, उनमें ये कि अगर आपके कोई लंप है या कोई मसला है तो अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी एज़ कम्पेयर टू मेमोग्राफी ज़्यादा है, क्योंकि वो डेंस ब्रेस्ट होती है, यंग ब्रेस्ट। लेकिन 35 ईयर्स से अबव जो भी खवातीन हैं, उन्होंने अपनी मेमोग्राफी लाजमी करवानी है। ये अर्ली डिटेक्शन में ये 3-4 स्टेप्स जो होते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, और मेमोग्राफी जो है रूटीन बेसिस पे वो करवा लें। उससे खुदा ना खास्ता अगर आपका कैंसर बन भी रहा है कि वो आपको अर्ली स्टेज पे पिक हो जाएगा। और अर्ली स्टेज पे पिक करने का मतलब है कि आप डेथ रेट को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके। अच्छा, जेनेटिक फैक्टर्स का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और वो पेशेंट जो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री के साथ आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, दे हैव टू डू मैमोग्राम, दे हैव टू गो फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लेकिन वो पेशेंट्स, वो इंडिविजुअल जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री में अदर दैन दूसरे कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के अलावा वो भी इस बीमारी के लिए प्रोन है? अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि हम जिस चीज़ पे जोर देते हैं जी, अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, मदर को है,
खाला फूफो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, सिस्टर को है, ठीक है, और साथ में जो भी ऐसे या पीछे भी आपकी फैमिली हिस्ट्री में कजन्स वगैरह को है, तो फिर ये कि उन वो खवातीन जो होती हैं वो हाई रिस्क पे आ जाती हैं। जो मैंने आपको बताया कि आपने 3 ईयरली करवाना है, एज 40 ईयर्स तक, और 40 के बाद आपने ईयरली करवाना है, ये उन खवातीन के लिए जो नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल रिस्क पे है, ठीक है। वो भी हमारा रिस्क कुछ कम नहीं है, तो लेकिन ये कि जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उन पेशेंट के लिए हमने स्क्रीनिंग जो है उनका ड्यूरेशन ज़रा कम कर दिया है। उनको हम ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी मसला हो तो आपने डॉक्टर को एक दफ़ा लाजमी चेक करवाना है। उनमें कुछ ख़ास टेस्ट भी होते हैं म्यूटेशंस को चेक करने के लिए कि BRCA1-2 जो मेजोरिटी पेशेंट में या फैमिली में रन कर रही होती हैं, तो वो ये कि उनको वो चेकअप कर, अगर तो वो म्यूटेशंस उनमें प्रेजेंट है तो उनकी स्क्रीनिंग जो है वो हमने यानी कि आम पॉपुलेशन की निस्बत थोड़ा सा अर्ली कर लेते हैं। स्टार्ट भी अर्ली करते हैं कि 20 ईयर्स से भी पहले स्टार्ट कर लेते हैं, और ड्यूरेशन भी 3 ईयर्स की बजाय ईयरली कर लेना। अच्छा मैम, मेरा एक आखिरी सवाल कि लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती हैं वो ज़ाहिर है वो काफ़ी इसमें इम्पैक्ट लेकर आती हैं, तो इसमें स्ट्रेस का क्या रोल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का? देखें लाइफस्टाइल से अगर आप इसके रिस्क फैक्टर्स में जाएंगे ना, तो पहले तो ये कि रिस्क फैक्टर हार्ट कैंसर का जो था उसमें स्मोकिंग को टॉप लिस्ट पे रख दिया जाता था। बीइंग फीमेल यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके लिए फीमेल जेंडर का होना ही एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा, लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है या जो हम भी नोट कर रहे हैं कि जो आपका लाइफस्टाइल है उसका बड़ा अमल दखल है कि ब्रेस्ट कैंसर का हो जाना, या ये मसलन 15 to 20% केसेस हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। बाकी सब पेशेंट ये कह रहे होते हैं हमारे तो खानदान में किसी को दूर दूर तक कैंसर नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या है और इसका रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये सारा हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही है कि हमारी लाइफ बिजी हो गई है, हमारी डाइट चेंज हो गई है, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है कि एक्सरसाइज हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ना, यानी कि उसकी यानी कि वो कोई उसकी इम्पोर्टेंस है इतनी कि नहीं हम, और जी जो फीमेल का लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हुआ है ये 20-30 सालों में, कि जो फीमेल्स एक्टिव होती थी, घर के सारे काम मैनेज करने आपने और सारा कुछ करना, अब वो सारी मेड्स कर रही हैं। तो जब आपने बैठे बैठे ही सिर्फ खाना है और उसको जो आप कैलोरीज ले रहे हैं उसको बर्न आउट नहीं करेंगे, तो जो चीज़ें टॉक्सिक मटेरियल आप ले रहे हैं वो वॉश आउट नहीं होता, आपके बॉडी में स्टे कर रहे होते हैं, फिर वो जाके डिफरेंट ऑर्गन्स पे और किसी भी लेवल पे म्यूटेशंस काज करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। और जहाँ तक बात स्ट्रेस की है, तो जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है डेफिनेटली बीमारी के आने से पहले या बाद में तो बहुत ज़्यादा एक आप पे वो भरमार हो जाती है स्ट्रेस की, बीमारी की, फाइनेंस के आपके फाइनेंशियल वैसे नहीं होती हैं, और बीइंग फीमेल्स सारे जो आपके ये अखराजात होते हैं बीमारी के लिहाज से या ट्रीटमेंट के लिहाज से, वो आप डिपेंडेंट होती हैं कि आपने अपने फादर पे, आपके हस्बैंड, वो सारे वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो वो स्ट्रेस का एलिमेंट आता है, फिर बीमारी का आता है, फिर अपनी फैमिली के लिहाज से आता है कि मेरे बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा, और जो एक फीमेल पूरा घर चला रही होती है, पूरा सर्कल लेके चल रही होती है। ब्रेस्ट कैंसर से एक पेशेंट की डेथ नहीं होती। अगर आप कह रहे हैं कि 40,000 पर ईयर डेथ हो रही है, इसका मतलब 40,000 फीमेल्स नहीं जा रही, 40,000 फैमिलीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। वो पूरी एक सोसाइटी में ऐसा गैप आता है कि उनके बच्चों की पर्सनालिटी पे, उनकी फैमिली की पर्सनालिटी पे इफेक्ट आ रहा है, तो उससे जो उसको सफ़र कर रहा है, और जिसको आप कह दें कि ये क्योरेबल नहीं है या किसी भी लिहाज से उस पर टॉक्सिटी आ रही है ट्रीटमेंट के लिहाज से फाइनेंशियली, तो उस फीमेल में तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस, और हमारे जो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके तो बैकग्राउंड में ही बहुत स्ट्रेस चल रहा है। तो ये स्ट्रेस में जो मेन चीज़ होती है कि अगर एक पेशेंट स्ट्रेस फ्री है तो होप के साथ स्टेज 4 के पेशेंट भी चल रहे होते हैं। बिलीव मी कि आप को यकीन नहीं आएगा, स्टेज 4 के पेशेंट मेरे पास आते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि आपने ठीक हो जाना विदाउट एनी टारगेटेड थेरेपी और कोई भी ऐसा महंगा इलाज के बगैर पेशेंट चल रहे होते हैं। जब आपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना कि यू हैव नो टाइम और प्रोग्नोसिस ऐसा है ये वो, तो जस्ट आप इस चीज़ से लगा लें कि स्ट्रेस जो है वो आपकी बीमारी को, आपकी उसके प्रोग्नोसिस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। और इसमें ये कि बीइंग अ डॉक्टर
आपको थोड़ा सा साइकोथेरापी पेशेंट की उनके अटेंडेंट्स की करनी पड़ती है, तो उसके साथ ही अच्छा रिजल्ट आ जाते हैं. Thank you so much, ma'am, for your time and for your expertise. And I hope these kind of awareness could change the life and perspective of all Pakistani women. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.